बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 78 मुलाहिज़ा फरमाएं। अगर वो हमें यहाँ देख कर शनासाई जाहिर किए बगैर खामोशी से निकल जाता तो शायद उसकी बजाय हमारी लाशें टंगी होती। बहरहाल मैंने उसके खामोश होने पर कहा हम एक बड़ी मुसीबत से बच गए, लेकिन मेरे ख्याल में ये जगह अब हमारे लिए महफूज नहीं। जिस तरह राम उतार मुंह उठाए यहाँ चला आया था, कोई और भी आ सकता था, लेकिन लगता है कसूरी यहाँ के मर्दों में काफी पॉपुलर है। मेरी इस बात पर कसूरी के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। और ये पॉपुलर पति मेरे लिए अजाब बनी हुई है। उसने गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे माले मुफ्त समझा जाता है, जिसका जब जी चाहता है मुंह उठाए यहाँ चला आता है। लोग किसी की मजबूरियों को नहीं समझते। बाज़ मुझे डरा धमका कर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं और बाज़ मेरी कमजोरियों से फायदा उठाते हैं। मैं समझता हूँ इसमें कुछ गलती तुम्हारी भी है। मैंने कहा, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा। कस्तूरी बोली, अगर मैं शुरू में कमजोरी ना दिखाती और औरत बनकर डट जाती तो आज मुझे ऐसी सूरत का सामना ना करना पड़ता। यहाँ तो हम अपने आप को महफूज नहीं समझते, क्या तुम्हारी नजरों में? ओह, वो मेरी बात काटते हुए बोली, तुमने पहले भी ये बात कही थी और मैं इस सिलसिले में तुम्हें बताना चाहती थी। वो उठकर अलमारी की दराज में कुछ तलाश करने लगी, फिर चाबियों के गुच्छा निकाल कर दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। मेरे पास एक और ठिकाना है, वो चाबियों को गुच्छा दिखाते हुए बोली। शर्मिला बाई के मकान की चाबियां मेरे पास हैं। वो भरतपुर गई हुई है, हम चंद रोज उसके घर रह सकते हैं। शर्मिला बाई ये कौन है? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। एक रकासा है, मेरी जानने वाली। वो एक ऐसी हस्ती है जिस पर मैं हर तरह से एतमाद कर सकती हूँ। वो रकासा है, लेकिन कभी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठती। कस्तूरी बोली, वो चूंकि यहीं पैदा हुई और यहीं पली बड़ी थी, इसलिए उसने हनुमानगढ़ से अपने कदम नहीं उखड़ने दिए। वो मुख्तलिफ शहरों में घूमती रहती है, कभी नाइट क्लबों में, कभी होटलों में और कभी नोट टंकों में रक्स करती है, लेकिन हर दूसरे तीसरे महीने चंद रोज के लिए यहाँ जरूर आती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, शर्मिला से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। हम दोनों जब भी यहाँ होती हैं 2-4 दिन इकट्ठी जरूर रहती हैं, कभी मैं उसके घर और कभी वो मेरे घर। मेरे घर की चाबियां उसके घर में रहती हैं और उसके घर की चाबियां मेरे घर पर। उसने हाथ में पकड़ी हुई चाबियों का गुच्छा दिखाया। पहली मर्तबा जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी उससे मुलाकात हुई। उन्हीं दिनों भरतपुर के एक नाइट क्लब से उसका 3 महीने का मुआहदा हुआ था। आजकल वही है, तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है, 2 महीने मजीद वहीं रहेगी। क्या उसका मकान भी किसी ऐसी कच्ची बस्ती में है? मैंने पूछा। नहीं, कस्तूरी मुस्कुरा दी, मैं ही दूसरों के तसल्लुत में रही हूँ। शर्मिला आजाद है। शर्मिला का मकान जद्दी पुश्ती है, जो अरसा पहले टूट फूट चुका था, लेकिन चंद महीने पहले शर्मिला ने बड़ी रकम खर्च करके उसे मुरम्मत करवा दिया है। जितनी रकम उसने मकान की मुरम्मत पर लगाई है, इतनी रकम में तो वो नया मकान भी बना सकती थी। हम आज ही रात उसके मकान में मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे जानने वालों को अगर पता चल जाए कि तुम कहाँ रह रही हो और इस तरह, क्या वो जगह भी हमारे लिए गैर महफूज नहीं हो जाएगी? मैंने कहा, सिर्फ 2-3 दिन। कस्तूरी बोली, इसी दौरान तुम मेरा काम कर दोगे और तुम्हारे लिए भी किसी हद तक खतरा टल जाएगा। तुम दोनों अपने रास्ते पर चले जाना और मैं अपना ठिकाना तलाश कर लूंगी। तुमने अभी तक वो काम नहीं बताया। मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। दयाल शंकर की लाश ठिकाने लगाने के बाद बताऊंगी, वो कहते हुए उठकर ड्रेसिंग टेबल की दराज में कुछ तलाश करने लगी। बातों के दौरान वो मुसलसल अपने बदन पर खराशों को सहलाती रही। समित्रा का हाथ भी बार बार अपने गले और चेहरे की तरफ उठ रहा था। कस्तूरी ने ड्रेसिंग की दराज से लोशन की एक बोतल निकाल ली। ये एंटीसेप्टिक लोशन था। पहले उसने कॉटन से अपनी खराशों पर लोशन लगाया, फिर लोशन की बोतल और कॉटन का एक टुकड़ा समित्रा की तरफ बढ़ा दिया। समित्रा ने कॉटन का टुकड़ा भगोकर जैसे ही चेहरे की खराश पर रखा, उसके मुंह से हल्की सी आवाज निकल गई, लेकिन उसके बदन पर जहां जहां खराशें थी वहां लोशन लगाना पड़ा। कस्तूरी कमरे से बाहर आ गई, मैं भी उसके पीछे ही चला आया। हम दोनों बरामदे में खड़े थे। हर तरफ सन्नाटा था। किसी वक्त किसी आवारा कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती और फिर खामोशी छा जाती। हम तकरीबन 15 मिनट तक वहां खड़े रहे और फिर दूर कहीं किसी घड़ियाल की आवाज ने एक बार फिर रात का सकूत तोड़ दिया। मेरी तमाम तर तवज्जो घड़ियाल की आवाज पर थी। 12 बजे थे। हो सकते शहर के किसी हिस्से में अब भी कुछ रौनक हो, लेकिन इस कच्ची बस्ती की फिजा पर कब्रिस्तान की सी खामोशी थी। मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कस्तूरी ने मेरी तरफ देखते हुए मध्यम लहजे में कहा। और वो लाश? मैंने पूछा। इस बस्ती की पिछली तरफ एक गंदा नाला है, हम दयाल शंकर की लाश को उसमें फेंक देंगे। कस्तूरी ने जवाब दिया। हम दोनों उस कमरे में आ गए जहां दयाल शंकर की लाश टंगी हुई थी। कस्तूरी ने बत्ती जला दी। लाश का चेहरा कुछ और भी भयानक हो गया। हम दोनों ने लाश को नीचे उतार लिया। कस्तूरी ने बिस्तर की चादर फर्श पर बिछा दी, लाश को उठाकर चादर पर डाला और उसे बांधकर गठरी बना ली। समित्रा भी उस कमरे में आ गई। उसने सूटकेस उठा लिया। कस्तूरी ने दोनों कमरों का तनकीदी जायजा लिया। मैं लाश को कंधे पर उठाकर कमरे से बाहर आ चुका। कस्तूरी ने दोनों कमरों की बत्तियां बुझाकर दरवाजे बंद किए। उसने बाहर का दरवाजा खोलकर गली में झांका और मुझे इशारा कर दिया। मैं गठरी को कंधे पर उठाए बाहर आ गया। समित्रा भी मेरे पीछे थी। कस्तूरी ने दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया और तारीक गली में एक तरफ चलने लगी। हम भी उसके पीछे ही थे। दयाल शंकर खासा भारी भरकम आदमी था। मरने के बाद उसकी लाश का वजन कुछ और बढ़ गया।
उसके बोझ से मेरा कंधा झुका जा रहा था, मगर ये बोझ तो मुझे उठाना ही था। मैं तेज तेज कदम उठाता रहा। कसूरी मेरे आगे और सुमित्रा मेरे पीछे थी। गलियां तंग और तारीक थी। कसूरी मेरे आगे चल रही थी, इसलिए मैं बेफिक्री से तेज तेज कदम उठाता हुआ उसके पीछे जा रहा था। अगरचे रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, लेकिन फिर भी ये खौफ बहरहाल अपनी जगह मौजूद था कि अगर अचानक ही किसी से सामना हो गया तो क्या किया जाए। कसूरी एक और तंग सी गली में मुड़ गई। उसके साथ ही मुझे शराब की हल्की सी आवाज सुनाई दी। मुझे समझने में देर न लगी कि आगे कीचड़ है और कसूरी का पैर कीचड़ में पड़ गया था। आगे कीचड़ है, जरा संभल कर आना। कसूरी ने मुड़कर सरगोशी की। मैं उसके खबरदार करने से पहले ही रुक गया। मेरे कंधे पर लाश का बोझ जैसे ही बढ़ता जा रहा था, मैं उस कमबख्त को दूसरे कंधे पर मुंतकिल भी नहीं कर सकता था। मैंने एक हाथ से कंधे पर लाश को संभाले रखा और दूसरे हाथ से दीवार का सहारा लेकर टटोल टटोल कर आगे बढ़ने लगा। कीचड़ में पैर रखने से शराब शराब की हल्की सी आवाजें उभर रही थी। ये कीचड़ गालबन इस गली में खासा दूर तक था। चंद गज आगे एक और तंग सी गली बाईं तरफ इस गली से आ मिलती थी। कसूरी सीधी निकल गई और मैं जैसे ही बाईं तरफ वाली गली के सामने पहुंचा, हुराट की हल्की सी आवाज सुनकर मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकता, एक कुत्ते ने खौफनाक अंदाज में भौंकते हुए मुझ पर छलांग लगा दी। मैं एकदम बदहवास हो चुका था। मेरा पैर कीचड़ में फिसला, लाश मेरे कंधे से गिर गई और मैं भी बला की आवाज से कीचड़ में गिरा। मैं गिर जाने की वजह से कुत्ते की जद में आने से तो बच गया, वो अपनी जोंक में आगे निकल गया। मेरे पीछे सुमित्रा के मुंह से खौफनाक चीख निकल गई। वो भी बदहवास होकर मुझसे टकरा कर गिर गई। चंद गज आगे जाकर वापस पलटा और भौंकता हुआ एक बार फिर हमलावर हुआ और इस मर्तबा सुमित्रा की साड़ी का पल्लू उसके मुंह में था। सुमित्रा बुरी तरह चीख रही थी। कुत्ता उसकी साड़ी का पल्लू दांतों में दबाए उसे अपनी तरफ खींच रहा था। हमसे आगे कसूरी भी दीवार से लगी खड़ी चीख रही थी। हम अगरचे दयाल शंकर की लाश लेकर खामोशी से इस बस्ती से निकल जाना चाहते थे, मगर कुत्ते की मुदाखलत ने मामला बिगाड़ दिया। वो सुमित्रा की साड़ी का पल्लू दांतों में दबोचे उसे अपनी तरफ खींच रहा था। इस खतरनाक सूरत से निजात के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल दिया और उसी लम्हे साथ वाले मकान के सेंध से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। कौन है गली में? मैंने गोली चला दी। कुत्ता ढेर हो गया। साड़ी का पल्लू उसके दांतों की गिरफ्त से छूट गया और उसके मुंह से अजीब सी करबनाक आवाजें सुनाई देने लगी। उसके फौरन ही बाद उस मकान के अंदर कोई दरवाजा धड़ से बंद करने की आवाज सुनाई दी। कसूरी दौड़कर हमारे करीब आ गई। वो गर्जे खौफजदा थी, मगर उसने सुमित्रा को सहारा देकर उठाया और करीब पड़ा हुआ सूटकेस भी उठा लिया। मेरा दिल चाह रहा था कि दयाल शंकर की लाश यहीं छोड़कर भाग जाऊं, मगर हम कसूरी के मकान से ज्यादा दूर नहीं थे। लाश मिलने के बाद पंडित राम उतार जैसे आदमियों के लिए इस लाश का कसूरी से ताल्लुक साबित करना ज्यादा मुश्किल ना होता और फिर हमारी मौजूदगी भी राज में नहीं रह सकती थी। इस लाश को तो ऐसी जगह ठिकाने लगाना चाहिए था जहां कम से कम 2-4 दिन तक इसका सुराग ना मिल सके। ये गनीमत था कि कुर्बो जवार में कोई और कुत्ता नहीं था। तमाम दूर दूसरी गलियों में कुत्तों ने भौंकते हुए आसमान सर पर उठा लिया। करीबी मकान से कुत्ते की भौंकने की और सुमित्रा की चीखों की आवाज सुनकर किसी ने सूरत-ए-हाल मालूम करने की कोशिश की, मगर फायर की आवाज सुनकर उसने भी कमरे में घुसकर दरवाजा धड़ से बंद कर लिया और मेरा ख्याल था किसी और घर से भी कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अगरचे खासा बदहवास था, लेकिन सूरत-ए-हाल की नजाकत का एहसास करते हुए मैंने नीचे झुककर बड़ी मुश्किल से कीचड़ में लुथड़ा हुआ लाश वाला गट्ठर कंधे पर उठाया और सुमित्रा और कसूरी के पीछे पीछे तेज तेज कदम उठाते हुए चलने लगा। उसके बाद हमें इस किस्म की किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। हम चंद गलियों में चकराने के बाद बस्ती के दूसरी तरफ निकल आए। गंदे नाले की बदबू से मेरा दिमाग फटने लगा। वो नाला खासा गहरा था और तकरीबन 100 फुट चौड़ा था। उसके दूसरी तरफ काफी दूर किसी मुअज्जब आबादी की रोशनियां दिखाई दे रही थी। मैं कसूरी के पीछे चलता रहा। तकरीबन 20 गज चलने के बाद हम एक पुल पर पहुंच गए। नाले पर सड़क वाला पुल वहां से तकरीबन 200 गज दूर था। ये तंग सा आरती पुल पैदल आमदोरफ्त के लिए बनाया गया था। हम तेज कदमों से उस पुल पर चलते रहे और वस्त में पहुंच कर रुक गए। यहाँ नाला ज्यादा गहरा था और पानी के तेज बहाव की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैंने रीलिंग पर झुककर अपना बोझ नीचे फेंक दिया। तकरीबन 15 फुट नीचे शराब की जोरदार आवाज सुनाई दी और मेरे मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। मैं रीलिंग से टेक लगाए गहरे गहरे सांस लेने लगा। मेरा लिबास कीचड़ में लथपथ और जिस्म पसीने में शराबूर था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस किस्म की सूरत-ए-हाल से भी 2-4 होना पड़ेगा। यहाँ अगरचे ठंडी और तेज हवा थी, मगर नाले के पानी से उठने वाले ताउफुन से मेरा दिमाग फटा जा रहा था। सुमित्रा और कसूरी भी हाँफ रही थी। हम ज्यादा देर वहां नहीं रुक सकते थे। 2 मिनट बाद हम पुल पर आगे की तरफ चलने लगे। मेरे जूतों में भी कीचड़ या पानी भर गया था, जिससे चलने में उलझन और दुश्वारी हो रही थी। सुमित्रा नंगे पैर थी। वो जब कीचड़ में गिरी थी तो चप्पल कीचड़ में धंस गए थे। कुत्ते के हमले से वो इस कदर बदहवास और खौफजदा हो गई थी कि चप्पल तलाश करने का होश ही नहीं रहा था। पुल के दूसरी तरफ नाले के किनारे पर दूर दूर तक कूड़े के ढेर लगे हुए थे और उन ढेरों में कहीं कहीं से धुआं भी उठ रहा था। शहर का सफाई करने वाला अमला कूड़ा यहाँ ढेर करके उसमें आग लगा देता था और इस तरह यहाँ से उठने वाला धुआं पूरे शहर की फिजा को मुतासर करता था।
कूड़े की इन ढेरों से आगे गालबन खेल का मैदान था, जिसके दूसरी तरफ मकानों का सिलसिला शुरू हो जाता था। ये आबादी गुंजान नहीं थी, पुराने तर्ज के मकान थे और हर मकान के साथ लंबा चौड़ा कंपाउंड था। इस तरह इन मकानों के बीच खासा फासला था। कस्तूरी एक गली में दाखिल होकर बाईं तरफ मुड़ गई। काफी कुशादा गली थी जो ज्यादा तवील साबित नहीं हुई। उसके इख्तिताम पर बहुत चौड़ी सड़क थी। उस सड़क पर सामने की तरफ हवेली नुमा पुरानी तर्ज के मकानात थे, जिनकी दीवारें खासी ऊंची थी। किसी किसी गेट के अंदर काफी दूर इमारत में कई रोशनी भी नजर आ जाती। कसूरी एक ऐसे मकान के सामने रुक गई जिसकी बाउंड्री वाल 5 फुट से ज्यादा नहीं थी। गेट भी पुरानी तर्ज का नहीं, बंगले की तरह नई तर्ज का था। बाउंड्री वाल के दूसरी तरफ लातादाद दरख्त थे और उन दरख्तों के पीछे वो इमारत तारीकी में डूबी हुई थी। गेट के सामने रुककर कस्तूरी ने चाबियों का गुच्छा निकाला और फिर एक चाबी मुंतखब करके जेली दरवाजा खोलने लगी। हमारे अंदर दाखिल होने के बाद उसने गेट बंद कर दिया। दरख्तों के दरमियान बजरी की वो रवश खासी तवील थी, जिसके इख्तिताम पर वो हवेली नुमा इमारत थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। पोर्च में बाईं तरफ बिल्कुल आखिर में कोई गाड़ी भी खड़ी थी। यहाँ कोई है क्या? मैंने कस्तूरी की तरफ झुकते हुए सरगोशी की। नहीं, तुम्हें ये शुबा क्यों हुआ? कस्तूरी ने पूछा। वो गाड़ी, मैंने एक तरफ इशारा किया। ओह वो, कस्तूरी पोर्च में दाखिल होते हुए बोली। शर्मीला की है, लेकिन इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, अरसा से यहाँ खड़ी है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, तुमने ये तो सुना होगा कि राजे महाराजे अपनी शान बढ़ाने के लिए अपने दरवाजे पर हाथी बांधा करते थे। हाथियों का दौर तो अब गुजर चुका, इनकी जगह गाड़ियों ने ले ली। ये तो समझ लो कि शर्मिला ने भी अपनी शान बढ़ाने के लिए ये कटारा यहाँ खड़ी कर रखी है। देखने वालों पर कुछ रोब तो पड़ता है। बातें करते उसने पोर्च वाला दरवाजा भी खोल दिया। वो कुछ देर तक दीवार टटोलती रही, फिर चिट की हल्की सी आवाज उभरी और वो जगह रोशन हो गई। ये कुशादा रायदारी थी जिसके इख्तिताम पर मुख्तसर सा हाल था। कसूरी बत्ती जलाकर हमारी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गई और हाल कमरे में पहुंचकर भी बत्ती जला दी। इतने में हम भी उसके करीब पहुंच गए। कसूरी ने मुड़कर हमारी तरफ देखा और दूसरे ही लम्हे उसके हल्क से कह के उबल पड़े। एक लम्हे को मुझे शुबा हुआ कि कहीं उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, लेकिन ये कह के लगाने की वजह मेरी समझ में आ गई। मैंने समित्रा की तरफ देखा। उसका लिबास तो कीचड़ में लथपथ था ही, हाथ मुंह और चेहरा भी लुथड़ा हुआ था और गालबन ऐसी हालत मेरी भी थी। यूं तो कस्तूरी का लिबास और हाथ भी कीचड़ आलूद थे, मगर उसका चेहरा बचा हुआ था। अब मुझे अपने आप से घिन आने लगी। मैंने कस्तूरी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे बाथरूम का रास्ता बताओ। कस्तूरी मुझे एक कमरे में ले आई और बाथरूम के दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। तुम यहाँ अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, मैं समित्रा को दूसरे बाथरूम में ले जाती हूँ। वो कहते हुए कमरे से चली गई। मैंने कमरे का दरवाजा भी बंद नहीं किया और बाथरूम में घुसते ही कपड़े उतार कर फेंक दिए और शावर खोल दिया। बाथरूम का दरवाजा भी खुला ही रहने दिया था। मैं काफी देर तक शावर के नीचे खड़ा रहा। बदन पर से कीचड़ बह जाने के बाद मैंने इधर उधर देखा और साबुन उठाकर जिस्म पर रगड़ने लगा। मैं तकरीबन आधा घंटा शावर के नीचे खड़ा रहा, फिर पानी बंद करके इधर उधर देखने लगा। बाथरूम में शीशे के दरवाजे वाला एक कैबिनेट भी था जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के लोशन, क्रीमें और स्प्रे रखे हुए थे। उसके साथ ही तौलिया स्टैंड भी था, मगर उस पर तौलिया नहीं था। मैं बाथरूम से निकल आया और बेड पर बिछी हुई चादर उठाकर जिस्म पर लपेट ली और कमरे से बाहर आ गया। सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और बत्ती जल रही थी। मैंने अंदर झांक कर देखा, कोई दिखाई तो नहीं दिया, अलबत्ता बाईं तरफ बाथरूम से समित्रा और कस्तूरी के हंसने की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैं हॉल कमरे में आकर सोफे पर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो दोनों उस कमरे से बरामद हुई। दोनों ने शर्मिला बाई के कपड़े पहन रखे थे। शर्मिला गालबन खासी सेहतमंद किस्म की औरत होगी, क्योंकि समित्रा के जिस्म पर वो कपड़े खासे ढीले थे। लाश का बोझ उठाए रहने से मेरे कंधे दुखने लगे हैं। लगता है जिंदगी में कमबख्त को वजन बढ़ाने के सिवा और कोई काम ही नहीं था। मैंने एक हाथ से बायां कंधा दबाते हुए कहा, थकन दूर करने के लिए इस वक्त चाय की शदीद तलब है, लेकिन जाहिर है इस वक्त यहाँ ऐसी कोई चीज तो मिल नहीं सकती। मिल सकती है। कस्तूरी मुस्कुरा दी। शर्मिला मेरी तरह लाउबाली नहीं, वो घर में हर चीज का बंदोबस्त रखती है ताकि जब वापस आए तो कोई परेशानी ना हो। लेकिन क्या? मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। चाय पाउडर की मिलेगी, उसने कहा। इस वक्त तो बगैर दूध के भी मिल जाए तो बड़ी बात होगी, मैंने कहा। कस्तूरी हाल के बाईं तरफ एक दरवाजे में गायब हो गई। समित्रा मेरे सामने दूसरे सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर अब भी खौफ के हल्के से साए नजर आ रहे थे। वो खामोश बैठी हुई मेरी तरफ तकती रही। 15-20 मिनट बाद कस्तूरी चाय बनाकर ले आई और फिर चाय के साथ बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हम इस सूरत पर तबसरा कर रहे थे जिससे अभी गुजर कर आए थे। दयाल शंकर की लाश मिल गई तो अब सबसे पहला शुबा तुम पर होगा, मैंने कस्तूरी की तरफ देखते हुए कहा। पंडित राम अवतार को मालूम है कि वो तुम्हारे पास आया था और तुमने उसे बताया था कि वो मेहमानों को छोड़ने के लिए स्टेशन पर गया हुआ है, और जब लाश मिलेगी तो ये बात सिर्फ राम अवतार जानता है कि दयाल शंकर मेरे पास था। कस्तूरी ने मेरी बात काट दी। और मैं जानती हूँ कि राम अवतार जैसे हरामी शख्स की जबान कैसे बंद रखी जा सकती है। हाँ वो तो मैं अच्छी तरह जान गया हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन वो बात क्या है? मेरा मतलब है वो जिस काम के लिए तुमने हमें पनाह दी है, वो काम भी उस हरामी से मुतल्लिक है, कस्तूरी ने कहा और समित्रा की तरफ देखने लगी। वो शायद उसके सामने कुछ कहते हुए झिझक रही थी। मेरा ख्याल है तुम्हें नींद आ रही है, चलो मैं तुम्हें उस कमरे में छोड़ आऊं, बल्कि तुम उस कमरे में चली जाओ। समित्रा ने मेरी तरफ देखा, मैंने इशारा कर दिया।
वो कुछ कहे बगैर उठकर उस कमरे की तरफ चली गई। हाँ, अब बताओ किस्सा क्या है? मैंने सवालिया निगाहों से कस्तूरी की तरफ देखा। वो अपनी जगह से उठकर मेरे करीब आ गई। मैंने चादर पूरी तरह अपने जिस्म पर लपेट रखी थी। बात यह है, वो मेरी तरफ झुकते हुए बोली, पंडित राम अवतार तकरीबन 3 साल पहले यहाँ आया था। उसने पता नहीं क्या किया कि मंदिर का पहला प्रोत पंडित श्याम कुंदन अपनी गद्दी उसे सौंप कर चला गया। उसके बाद ना तो उसे कभी देखा गया और ना ही उसके बारे में कुछ सुना गया। ये मंदिर अगरचे है तो छोटा सा, मगर यहाँ आमदनी बहुत है। पंडित राम अवतार ने करोड़ों रुपए मालियत का सोना और कीमती चीजें जमा कर रखी हैं। वो बहुत अय्याश आदमी है। उसने इस मंदिर को जराइम और अय्याशी का अड्डा बना रखा है। पुलिस भी इसकी मुट्ठी में है। शहर के बड़े बड़े लोग अय्याशी के लिए यहाँ आते रहते हैं। उन्हें घरों पर भी लड़कियां सप्लाई की जाती हैं। मंदिर में आने वाली कोई भी खूबसूरत लड़की उनसे बचकर नहीं जा सकती। कई मरतबा बात पुलिस और आला पुलिस अफसरान तक भी पहुंची, लेकिन राम अवतार का कभी कुछ नहीं बिगड़ा। अलबत्ता फरियाद करने वालों को डरा धमका कर जबान बंद रखने पर मजबूर कर दिया जाता है। राम अवतार से भी मैंने बड़ी जिल्लत उठाई। चंद घंटे पहले तुम देख चुके हो कि वो मुझे किस तरह अपनी जागीर समझता है। 3 साल पहले जब उसने पहली मर्तबा मेरे साथ ज्यादती की थी तो मैंने उसकी शिकायत एक बड़े अफीसर से कर दी। लेकिन ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि उस वक्त राम अवतार भी उस अफीसर के बंगले के कमरे में मौजूद था। वो अफीसर मुझे उस कमरे में ले गया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। पंडित राम अवतार एक सोफे पर बैठा हुआ था और एक लड़की उसे शराब पिला रही थी। मैं भी उनके चुंगल में फंस गई। मुझे एतराफ है कि मेरे साथ शुरू ही से ज्यादतियां होती रही हैं। हमदर्दी जताकर मुझे अवध का निशाना बनाया जाता रहा है। कभी बहन कहकर मुझे रूंदा गया और कभी बेटी बनाकर मुझे पामाल किया गया। लेकिन जितनी जिल्लत मुझे इस हरामी पंडित के हाथों उठाना पड़ गया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ये मुझे बड़े बड़े अफीसरों की खिदमत में पेश करता रहा। उन दिनों में बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान बचाकर भागी थी। अब मैं महीने में एक मरतबा यहाँ आती हूँ, इसे पता चल जाता है और उसी रात शैतान की तरह टपक पड़ता है। दूसरों के सामने मुझे बेटी कहता है, लेकिन ये शैतान से भी बड़ा शैतान है। इसका अंदाजा तो मैं लगा चुका हूँ। मैंने कहा, तुम वो बात कहो जो कहना चाहती हो। राम अवतार ने बड़ी दौलत जमा कर रखी है, कस्तूरी बोली। करोड़ों का सोना होगा जो इसने तय खाने में छुपा रखा है। मैं बहुत अरसे से इससे ये दौलत छीनने का मंसूबा बना रही हूँ, लेकिन मुझे भरोसे का कोई आदमी नहीं मिल रहा। मैं जानती हूँ जिसको भी साथ मिलाऊंगी वो दौलत हासिल करने के बाद मुझे ही मौत के घाट उतार देगा और सब कुछ लेकर फरार हो जाएगा। मैंने दयाल शंकर को अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी। वो मेरे कुर्ब का ख्वाहिशमंद था। कई मरतबा कोशिश भी कर चुका, मगर मैंने हर मरतबा उसे धुतकार दिया और फिर मैंने उसे ये काम लेने का फैसला कर लिया। लेकिन नतीजा बिल्कुल बरक्स निकला। मेरा मंसूबा जान लेने के बाद उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने उसका मुतालबा पूरा नहीं किया तो वो पंडित को मेरी साजिश से आगाह कर देगा। अब मैं उस बैंसे के चुंगल में भी फंस चुकी थी। वो जब चाहता मुझे धमका कर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता। मुझे ऐसे करी और बदहियत लोगों को देख कर ही घिन आती है, मगर मैं उनका खिलौना बनने पर मजबूर हूँ। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, तुमसे बस में मुलाकात हुई तो न जाने मुझे यकीन सा क्यों हो गया कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ चलने की पेशकश की और अब मेरी दूसरी पेशकश ये है कि अगर तुम मेरा साथ ना दो तो पंडित राम अवतार की दौलत में से आधा हिस्सा तुम्हारा। तुम्हारे पास दौलत होगी तो तुम आसानी से इस मुल्क से बाहर निकल सकोगे। तुम्हें कदम कदम पर पुलिस का सामना है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान के पुलिस वालों को गोश्त खाने का बहुत शौक है। वो हराम की कमाई पर पल रहे हैं। तुम्हारे पास दौलत होगी तो कोई तुम्हारा रास्ता रोक नहीं सकेगा। और अगर मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर दूं तो? मैंने गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे इस बात की तो खुशी हो गई कि तुमने मुझे धोखा देने की बजाय साफगोई से काम लिया। ऐसी सूरत में मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम जहां चाहो चले जाना। मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश नहीं करूंगी। कस्तूरी बात करते हुए मेरी तरफ झुकी जा रही थी। मैं उससे अलग हटकर बैठ गया और बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुनता रहा। सुबह का अखबार मेरे लिए बहुत सी तशवीश अमेज खबरों से भरा हुआ था। उस रोज हम 10 बजे तक सोते रहे। चाय का इंतजाम तो था, मगर नाश्ता करने के लिए कोई चीज ना थी। कस्तूरी ने पहले हमें चाय दी, फिर नाश्ते का सामान खरीदने के लिए बाजार चली गई। इसी दौरान मैंने बाथरूम में पड़े हुए अपने गंदे कीचड़ आलूद कपड़े धोकर बाहर धूप में घास पर फैला दिए और बिस्तर की चादर को धोती की तरह लपेट लिया। 1 घंटे बाद कस्तूरी नाश्ते का सामान ले आई। उसके पास 2 अखबार भी थे। एक तो हनुमान गढ़ी से छाया हुआ था और दूसरा कोट पतली का अखबार था। कोट पतली वाले अखबार में हमारे वाले से सनसनीखेज बात यह थी कि पहले सफे पर समित्रा की तस्वीर भी थी। यह तस्वीर रूप स्याही के साथ थी और ज्यादा पुरानी नहीं थी। रूप स्याही टेरेस में गार्डन चेयर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में शराब या किसी और मशरूब का गिलास था। समित्रा कुर्सी की हत्ती पर बैठी हुई थी। इसका बोझ रूप स्याही पर था। इसने एक बाजू रूप स्याही की गर्दन पर हमायल कर रखा था। सर पर गाल्फ कैप थी। आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। उसका चेहरा रूप स्याही के चेहरे से मिला हुआ था। इसने साड़ी पहन रखी थी जिसका पल्लू नीचे फर्श पर लटका हुआ था। मैं देर तक उस तस्वीर को गौर से देखता रहा। मैं चूंकि समित्रा के साथ रहता था, एक तवील अरसे से हमारा साथ रहा था, इसलिए मैंने तस्वीर में समित्रा को पहचान लिया।
लेकिन मेरे ख्याल में किसी आम आदमी के लिए जिसने जिंदगी में पहले कभी सुमित्रा को ना देखा हो, यह तस्वीर देखकर इसे पहचान लेना आसान नहीं था। उस अखबार ने एक बार फिर मेरा मादी खंगाल डाला, माउंट आबू से कोट पतली तक की सारी तारीख दोहरा दी और सुमित्रा के बारे में भी ये इंकशाफ किया था कि वो दरअसल मेरी ही साथी थी, जो किसी तयशुदा मंसूबे के तहत 3 महीने पहले कोट पतली आ गई और रूप स्याही के साथ रह रही थी। और जब मैं कोट पतली गया तो हमने रूप स्याही को कत्ल करके भागने की कोशिश की। रूप स्याही तो बच गया, लेकिन मेरी साथी रत्ना फरार की कोशिश में पुलिस के हाथों मारी गई। अखबार में रत्ना की लाश की भी तस्वीर थी, उसके बारे में भी मुख्तसर सा लिखा हुआ था कि वो मशरकी पंजाब की रहने वाली थी और मेरी उससे पहले मुलाकात माउंट आबू के प्रेम नवाज रेस्टोरेंट में हुई थी। उसके बारे में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ था जिसमें ज्यादातर मुबालगा आराई थी। रूप स्याही का भी बयान था, उसकी हवेली से फरार के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था, लेकिन वो हमारे खिलाफ सरकार से हर तरह का ताउन करने को तैयार था, इसलिए उसको कुछ छूट दे दी गई। उसने अपने बयान में कहा कि हम पंजाब की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। सुमित्रा ने शायद किसी वक्त उससे ऐसी कोई बात कही होगी, इसलिए उसने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया था कि पंजाब की तरफ जाने वाले रास्तों पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। सुमित्रा ने शायद किसी वक्त उससे ऐसी कोई बात कही होगी, इसलिए उसने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया था कि पंजाब की तरफ जाने वाले रास्तों पर ज्यादा तवज्जो दी जाए। सुमित्रा ने भी ये खबरें पढ़ी और रूप स्याही के साथ अपनी तस्वीर देखकर तो वो बदहवास हो गई। कसूरी नाश्ता तैयार करके आई। मेरा ख्याल था कि उसने बाजार से अखबार खरीद कर तय करके रख लिए थे और अभी देखे नहीं थे। नाश्ता मेज पर सजाकर उसने कोट पतली वाला अखबार उठा लिया। पहले सुर्खियां देखती रही, फिर रूप स्याही और सुमित्रा की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये रूप स्याही है, इसे तो शायद पहले भी मैंने कहीं देखा है, पर ये लड़की कौन है? मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। मैंने खेज निगाहों से सुमित्रा की तरफ देखा, फिर कसूरी की तरफ देखते हुए बोला, रूप स्याही एक अय्याश आदमी है, उसकी जिंदगी में न जाने कितनी लड़कियां आई होंगी। अखबार वाले रूप स्याही की तस्वीर छापना चाहते होंगे, कोई अलग तस्वीर नहीं मिली होगी, उन्होंने ये छाप दी। अगर ऐसी बात है तो लड़कियों के मामले में उसका ज़ौक अच्छा है, कस्तूरी बोली। मैंने एक बार फिर मानीखेज निगाहों से कस्तूरी की तरफ देखा, वो भी मुस्कुरा कर रह गई और फिर हम नाश्ता करने लगे। मैंने कस्तूरी को उस तस्वीर के बारे में बताना मुनासिब नहीं समझा। अगर तस्वीर वाली लड़की उसके लिए अजनबी थी तो उसे अजनबी ही रहना चाहिए था। वैसे मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला, जिसने सुमित्रा को पहले कभी नहीं देखा था वो इस तस्वीर से उसे नहीं पहचान सकता था। पंडित राम अवतार ने कल रात ठीक ही कहा था। कस्तूरी ने डबल रोटी के स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए कहा, पुलिस ने यहाँ से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी है। गुज़िश्ता रात शहर के तमाम होटल, सराय और गेस्ट हाउसेज को भी चेक किया गया है। रेलवे स्टेशन की भी सख्त निगरानी हो रही है। हर जवान, औरत और मर्द पर गहरी निगाह रखी जा रही है। शहर से बाहर जाने वाली प्राइवेट गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। दयाल शंकर की लाश तो अभी नहीं मिली। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। अभी ऐसी कोई बात सुनने में तो नहीं आई, कस्तूरी बोली। नाले के पानी की रवानी बहुत तेज है, हो सकता है वो लाश पानी में बहती हुई बहुत दूर निकल गई हो और 2-4 रोज बाद वो किसी जगह दरियाफ्त हो तो शिनाख्त के काबिल ना हो। खुदा करे ऐसे ही हो, लेकिन राम अवतार तुमसे उसके बारे में पूछेगा जरूर। मैंने कहा, 1-2 दिन तक तो मैं उसका मुंह बंद रख सकती हूँ और उसके बाद ये तुम्हारा काम होगा कि उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए, कस्तूरी ने कहते हुए मेरी तरफ देखा। मैं सारा हिला कर रह गया। कस्तूरी ने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया था। किसी को मौत के घाट उधार देना मेरे लिए कोई बड़ी बात ना थी। बेशुमार धाड़ का आदी हो चुका था। जब अपनी जान खतरे में हो तो दूसरे की जान लेने में कोई हर्ज नहीं समझा जाता। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मेरे रास्ते में नहीं आया था, मेरे लिए किसी नुकसान या खतरे का बायस नहीं बन सकता था, उसे मौत के घाट उतार देना मेरे नजदीक एक बहुत बड़ी ज्यादती थी। लेकिन कस्तूरी राम अवतार को मेरे हाथों से मरवाना चाहती थी और वो इतनी सीधी सादी भी नहीं थी कि मैं उस पर भरोसा कर लेता। मुझे यकीन था कि इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने से पहले वो कोई बंदोबस्त जरूर करेगी कि जैसे ही काम हो जाए मुझे भी किसी चक्कर में फंसा दिया जाए। नाश्ते के बाद हम देर तक बैठे बातें करते रहे। दोपहर के खाने का बंदोबस्त नहीं था। कस्तूरी ऐसी सुगर नहीं थी कि वो आटा गूंथती और रोटियां पकाती। सुमित्रा भी ऐसे कामों से हमेशा दूर ही रही। ऐसी सूरत में जाहिर है दोपहर का खाना भी बाहर से ही आता। 1 बजे के करीब कस्तूरी खाने का सामान लेने के लिए निकली तो मैंने सुमित्रा को भी उसके पीछे जाने का कह दिया। मैं सुमित्रा अकला गई, यानी अखबार में मेरी तस्वीर शाया होने के बाद भी तुम मुझे बाहर जाने का कह रहे हो? कस्तूरी तुम्हारी वो तस्वीर नहीं पहचान सकी जो पिछले 19 घंटों से तुम्हारे साथ है, कोई और तुम्हें कैसे पहचान सकेगा? मैंने कहा, वैसे अगर तुम चुनरी का घूंघट निकाले रहोगी तो किसी को तुम्हारा चेहरा भाई नजर नहीं आएगा। एहतियातन ये पिस्तौल अपने पास छुपा लो, तुम्हें कुछ तसल्ली रहेगी। जाओ, देर मत करो, वो दूर निकल गई है। एहतियातन ये पिस्तौल अपने लिबास में छुपा लो, तुम्हें कुछ तसल्ली रहेगी। जाओ, देर मत करो, वो दूर निकल गई होगी। सुमित्रा चलने में मेरी तरफ देखती रही, फिर इसने पिस्तौल लेकर उसे अपने लिबास में छुपा लिया और सर पर चुंदरी दुरुस्त करती हुई बाहर निकल गई। सुमित्रा के जाने के बाद मैं कुछ देर अपनी जगह बैठा रहा और फिर उठकर मकान का जायजा लेने लगा। मकान का नक्शा अगरचे किसी हवेली की तरह पुरानी तर्ज का था, लेकिन उसे ठीक ठाक करवाने के लिए खासी रकम खर्च की गई। उसमें जदीद तर्ज तामीर की कुछ तब्दीलियां भी की गई जो नुमायां तौर पर दिखाई दे रही थी।
एक कुशादा दरवाजा पिछली तरफ भी था, जिसके साथ ही छत पर जाने के लिए सीढ़ियां भी थी। पिछली तरफ भी बहुत खुली जगह थी। उस तरफ भी दरख्तों की बहुतायत थी और ज्यादातर दरख्त ताड़ और नारियल के ही थे। मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर गया और चारों तरफ देखने लगा। अकबी बाउंड्री इमारत से तकरीबन 15 गज दूर थी। उसके पिछली तरफ मैदान सा था और उस मैदान के परली तरफ गुंजान आबादी नजर आ रही थी। मैं काफी देर ऊपर खड़ा इतराफ का जायजा लेता रहा और फिर उतर कर नीचे आ गया। इस हवेली से फरार के इम्कानात भी थे और गैरेज जाने के भी। ऐसा कोई वक्त आने पर ही सही फैसला किया जा सकता था। मैंने सामने वाली लान में घास पर पड़े हुए अपने कपड़े उठा लिए जो सूख चुके थे और अंदर आकर कमरों में घूम फिर कर स्त्री तलाश करने लगा। मुझे मायूसी नहीं हुई। स्त्री की तलाश में कमरे का दरवाजा खोलकर मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, मेरी आंखों में हैरत सी उभर आई और मैं दरवाजे के करीब ही रुक कर इधर उधर देखने लगा। ये काफी कुशादा बेडरूम था। एक तरफ बहुत शानदार किंग साइज डबल बेड बिछा हुआ था। सराने की तरफ उससे जुड़ी हुई साइड टेबल और उसके साथ सफेद फार्मिका की ड्रेसिंग टेबल थी, जिसमें कद आदम आईना लगा हुआ था। बेड के दूसरी तरफ सफेद फार्मिका ही की बड़ी अलमारी और उसके साथ शीशे के दरवाजों वाला वार्डरोब था, जिसमें हैंगरों पर जनाना कपड़े टंगे हुए थे और निचले खाने में कई सैंडल भरे हुए थे। बाथरूम के साथ वाली दीवार के साथ इस्त्री स्टैंड रखा हुआ था, जिसके नीचे कपड़े रखने के लिए दराज भी बने हुए थे और ऊपर गोदरेज की इस्त्री रखी हुई थी। इस्त्री और स्टैंड के कुशन पर हल्की सी धूल पड़ी हुई थी। मैंने कुर्सी पर पड़ा हुआ एक कपड़ा उठाकर इस्त्री और कुशन साफ किया और इस्त्री का प्लग स्टैंड के पीछे दीवार में लगे हुए सॉकेट में लगा दिया। इस्त्री को गर्म होने के लिए छोड़कर मैं एक बार फिर कमरे का जायजा लेने लगा। दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में किसी लड़की की रंगीन तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इस लड़की की उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं थी और उसके हसीन होने में भी कोई शुबा नहीं था। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कस्तूरी की दोस्त शर्मिला थी। वो भी अगर इसी की तरह रकासा थी, लेकिन इसके घर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसके पास पैसे की कमी ना थी और वो पैसे को खर्च करना भी जानती थी। वो अगरचे ज्यादातर घर से बाहर रहती, मगर उसे अपने आप को और घर को संभालने का सलीका आता था। कसूरी शर्मिला से ज्यादा हसीन थी। वो भी रकासा थी और किसी नाइट क्लब ही में प्रोग्राम करती थी, मगर उसने यहाँ कच्ची आबादी में घर ले रखा था और वहाँ सामान भी बहुत घटिया और बराए नाम ही था। उसकी वजह शायद ये थी कि वो शुरू ही में अपने आप को नहीं संभाल सकी, दूसरों की आलाकार और खिलौना बनी रही। वो ब्लैकमेल होती रही और अब भी हो रही थी और शायद इसलिए उसकी अपनी माली हालत खराब थी और वो दूसरों की दौलत पर नजरें गाड़े बैठी थी। मैं शर्मिला की तस्वीर से नजरें हटाकर इस्त्री स्टैंड की तरफ मुतवज्जो हो गया और अपने कपड़े इस्त्री करने लगा। फिर मैंने इस्त्री बंद कर दी और बाथरूम में घुस गया। शावर के नीचे ठंडे पानी के गुसल से मैं अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करने लगा। कपड़े पहनकर मैं हाल कमरे में आ गया, लेकिन वहां रुकने की बजाय सीधा बावर्ची खाने में चला गया। मतलूबा चीजें तलाश करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। चाय बनाकर मैं पोर्च में आकर एक कुर्सी पर बैठ गया। ये रिहायशी इलाका था और इस सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं था। कभी कभार किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज सुनाई दे जाती। मैं तकरीबन 1 घंटे तक वहां बैठा रहा और फिर अंदर आ गया। एक मरतबा फिर घूम फिर कर पूरे घर का जायजा लिया और दोबारा हाल कमरे में अखबार लेकर बैठ गया। मैं अपने बारे में खबरें पढ़ कर दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। मेरे और रत्ना के बारे में कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई थी जिन्हें मैं भूल चुका था। मेरी नजरें दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ उठ गई और उसके साथ ही मैं चौंक गया। 3 बज रहे थे। कसूरी 1 बजे खाना लेने गई थी। अब 2 घंटे हो चुके थे। सुबह वो नाश्ते का सामान तो 15-20 मिनट में ही ले आई थी, जिसका मतलब था कि वो दुकानें ज्यादा दूर नहीं थी। लेकिन 2 घंटे 2:15 बजे के करीब कसूरी आ गई। इतनी देर कहाँ रह गई थी तुम? मैंने पूछा। इस शहर में मेरे चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं, कस्तूरी ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ में पकड़ा हुआ शॉपिंग बैग मेज पर रख दिया। यहाँ से थोड़ा आगे चौक पर पहुंचते ही एक पुराने जानकार से सामना हो गया। मैं कोशिश के बावजूद उससे पीछा नहीं छुड़ा सकी। बस उसी चक्कर में देर हो गई। तुम्हें भूख तो बहुत लग रही होगी। सुमित्रा कहाँ है? उसके लिए तो परेशान हो रहा हूँ। मैंने कहा। क्या मतलब? कैसी परेशानी? उसने उलझी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखा। वो तुम्हारे जाने के तकरीबन आधा घंटा बाद किसी दुकान से सिगरेट लेने गई, अभी तक लौट कर नहीं आई। उसके लिए परेशान हो रहा था। मैंने कहा। मेरी नजरें बाहर की तरफ लगी हुई थी। ये बात पहले तय हो चुकी थी कि सुमित्रा वापसी पर 1 पैकेट सिगरेट लेती आएगी ताकि कस्तूरी के सामने उसके जाने का जवाब पेश किया जा सके। ओह, तुमने उसे क्यों जाने दिया? कस्तूरी बोली। उसके लहजे में परेशानी नुमाया थी। बस गलती हो गई, मैंने जवाब दिया। मेरा ख्याल था दुकान करीब ही होगी। सर पर चुनरी ओढ़े रहेगी तो उसे कोई पहचानेगा भी नहीं। मैं ये भूल गया था कि। लेकिन कस्तूरी ने मेरी बात काट दी। मैंने तो तुम्हें कल से सिगरेट पीते हुए नहीं देखा, फिर उसे सिगरेट लेने क्यों भेज दिया? मैं बाकायदा सिगरेट नोशी का आदी नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जब मेदे में गैस भर जाती है तो पी लेता हूँ कभी कभार। आज सुबह ही से कुछ ऐसी कैफियत थी और जब बर्दाश्त नहीं हो सका तो सुमित्रा को सिगरेट लेने के लिए भेज दिया। मेरे जाने के आधे घंटे बाद गई थी। कस्तूरी मेरी तरफ देखते हुए बोली, गोया उसे यहाँ से गए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खतरात में देखकर तुम्हारा साथ छोड़ गई हो? मेरा मतलब है कि नहीं। मैंने उसकी बात काट दी। उसने नाए संगीन और नाजुक तरीन सूरत हाल में मेरा साथ दिया है। मैं ऐसा सोच नहीं सकता कि वो मुझे छोड़कर भाग गई हो।
अगर तुम्हें उसकी वफादारी का इतना ही यकीन है तो अब मुझे भी शुबा होने लगा है, कस्तूरी ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, कहीं वो किसी के हत्थे ना चढ़ गई हो। पुलिस वाले औरतों को भी रोक कर पूछगिछ कर रहे हैं। पुलिस के अलावा इस शहर के हालात समित्रा जैसी हसीन और जवान औरतों के लिए वैसे भी अच्छे नहीं। यहाँ तो खड़े खड़े खूबसूरत औरतों को गायब कर दिया जाता है, कहीं वो बदमाशों के हाथ ना लग गई हो। मैंने एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा, 3:45 बज रहे थे। अब वाकई मुझे परेशानी होने लगी।